वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सीरीज़ में हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड है। ये थ्योरी बेसिकली एडम स्मिथ की थ्योरी और रिकार्डो की थ्योरी के बाद इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरी दी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, उसका ही एडिशनल फॉर्म है ये। कुछ उसमें डिफरेंस है जैसा कि हमने एडम स्मिथ और रिकार्डो की थ्योरी में जानते हैं। उसके अलावा हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी कुछ अलग है एडम स्मिथ और रिकार्डो की थ्योरी से। तो वो थ्योरी आज हम बात करेंगे। हेक्स्चर और ओलिन दोनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं। हेक्स्चर 1919 के अंदर लेकर आई थी अपनी थ्योरी और ओलिन 1933 में इस थ्योरी को लेकर आए थे। तो दोनों की थ्योरी एक ही बात कहती है, इसलिए इन दोनों की थ्योरी को हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी कहते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में आज हम बात करेंगे हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने किस चीज़ के ऊपर बताया, डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। यानी कि दो कंट्री के पास उनके रिसोर्सेज, उनके पास जो गुड्स है, जो फैक्टर्स हैं वो गुड्स बनाते हैं, उनके कॉस्ट कंपैरेटिव, यानी कि उनको कंपेयर करके उनके कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे। सो दिस थ्योरी इज़ प्रोपाउंडेड बाय हेक्स्चर एंड ओलिन विच कॉज डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। दोनों गुड्स को कंपेयर करके दोनों जिस चीज़ का कॉस्ट हमारे यहाँ कम पड़ रहा है तो हो सकता है दूसरी कंट्री में कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा हो उसी गुड्स का, और जिस कंट्री में हमारी कंट्री में जिस रिसोर्स का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है हो सकता है उसी रिसोर्स का कॉस्ट दूसरी कंट्री में कम पड़ रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हेक्स्चर-ओलिन ने कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी में डिफरेंस बताया। कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी सबसे पहले रिकार्डो ने बताई थी, इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन करी है। दे एक्सप्लेन दैट इट इज़ डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट factor proportion needed for producing different commodities that account for difference in comparative cost। अब सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात करी है? इन्होंने बात करी है फैक्टर इंडोमेंट और फैक्टर प्रोपोर्शन की। फैक्टर इंडोमेंट बेसिकली क्या होता है? फैक्टर इंडोमेंट ऐसी चीज़ जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, लाइक रिसोर्स, हमारी कंट्री की रिसोर्स, इसको हम फैक्टर इंडोमेंट कह सकते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके रिसोर्स हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सपोज एग्जांपल वीट, इंडिया में वीट ज़्यादा पाया जाता है, तो वीट का हमें एक एडवांटेज है जिसका फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है, वीट को प्रोड्यूस करने का फैक्टर अवेलेबल है। तो फैक्टर इंडोमेंट मतलब जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है कंट्री के अंदर और उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है। अगर देखा जाए, मशीन की बात की जाए, मशीन वो हमारी कंट्री में नहीं है तो कम है, वैसे हमें दूसरी कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मशीन क्या हो गया? फैक्टर प्रोपोर्शन, यानी कि मशीन को हमें लाना पड़ेगा क्योंकि इसका एंडोमेंट नहीं है हमारे पास, यानी कि ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और अगर अवेलेबल है तो कम मात्रा में इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़। अदर कंट्री के अगर प्रोपोर्शन में देखा जाए तो हमारे पास कम है, तो हमें वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फैक्टर इंडोमेंट वो पॉइंट हो गया, यानी कि जो चीज़ हमारी कंट्री में है, और फैक्टर प्रोपोर्शन वो हो गया जिस चीज़ की हमें नीड है। सो डैट इज़ अ कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस, दैट इज़ अ डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। सो दे एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन फैक्टर इंडोमेंट, यानी कि वो चीज़ जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है जिसका हमें एक एडवांटेज है, और उस चीज़ को हम अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं, उससे कोई ना कोई चीज़ बनाकर, या फिर उसी पर्टिकुलर एक रिसोर्स को। फैक्टर प्रोपोर्शन क्या हो गया? जिसकी हमें नीड है प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज़, और ये हम कहाँ से लाते हैं? ये हम किसी और कंट्री से लेकर आते हैं, क्योंकि उस दूसरी कंट्री को उस चीज़ का एडवांटेज है कि वो उस चीज़ का फैक्टर इंडोमेंट है, और पर्टिकुलरली वो
उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो फैक्टर इंडोमेंट जिसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जिसका हमें रिसोर्स अवेलेबल भी है, और फैक्टर प्रोपोर्शन जिसको हमें नीड है और हम इसको इंपोर्ट हमें करना पड़ता है क्योंकि दूसरी कंट्री को उसका एडवांटेज है और वो एक्सपोर्ट करेगी तो हम उस चीज़ का इंपोर्ट करेंगे। सो दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड हेक्स्चर-ओलिनो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या कहलाती है? हेक्स्चर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है, जो ये बताती है कि फैक्टर इंडोमेंट और फैक्टर प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। जो हमारी कंट्री के पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में बढ़ाना है। एग्जाम्पल, सपोज पीपीएफ कर्व के एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे मशीन है और यहाँ पे वीट है। हमारी कंट्री में वीट का एडवांटेज ज़्यादा है, वीट का एडवांटेज ज़्यादा है और मशीन का एडवांटेज कम है। तो अगर हम वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो मशीन का हमारे पास कम होगा। क्यों? मशीन को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? इंपोर्ट वाला, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया एक्सपोर्ट वाला, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर ज़्यादा है, पीपीएफ या पीपीसी जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा है, जबकि मशीन का कम है। तो एक चीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही वीट, उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और मशीन जो है हमारी वो डिक्रीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर नहीं है अच्छा, और हम उसका इंपोर्ट करेंगे। तो एक तरीके से इसका हमें क्या हो गया? फैक्टर इंडोमेंट, इसका हमें एडवांटेज मिल गया। किसका? वीट का। जबकि मशीन का हमें फैक्टर प्रोपोर्शन है जिसका हमें एडवांटेज नहीं है और हमें वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो ये थ्योरी हमारी क्या है? इंटरनेशनल थ्योरी है हेक्स्चर की। Since there is a wide agreement among modern economists about the explanation of international trade offered by Heckscher-Ohlin theory, this is called modern theory of international trade। इसीलिए इसको modern theory कहते हैं, क्योंकि modern economists ने इस चीज़ के ऊपर हमने explanation दी है और इस चीज़ को माना भी है। अब हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। Further, since this theory is based on general equilibrium analysis of price determination, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका दूसरा नाम भी है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम पाया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पे कि जिस चीज़ के हमारे पास कमी है उस चीज़ को हम इंपोर्ट करेंगे और जिस चीज़ के हमारे पास ज़्यादा मात्रा है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। रिकार्डो और अदर इकोनॉमिस्ट की माने तो उन्होंने भी ये चीज़ कह रखी है कि कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि जिस चीज़ की हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए, और जिस चीज़ की हमारी कंट्री में कॉस्ट कम है उसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए उसी प्रोडक्ट को। तो इसका एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। सपोज कंपैरेटिव कॉस्ट का अगर देखें हम, So further, since this theory is based on general equilibrium analysis of price determination, so this is also known as international general equilibrium theory of international trade। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही बता रखी है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल ट्रेड ये कैसे बनता है। जब इसकी बात यहाँ पे आई थी कि ये एक इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का फंडामेंटल एक थ्योरी है, तो इसलिए इसका नाम जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। जैसे हमने बात करी थी कंपैरेटिव कॉस्ट की, इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पे जो थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी है या फिर एडम स्मिथ ने थ्योरी दी है वो कंपैरेटिव कॉस्ट के फॉर्म में, ये एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट के फॉर्म में है। उसमें इन्होंने यही बताया था कि दो कंट्री है, दोनों के पास सेम नेचर की कमोडिटी गुड्स है, सेम नेचर का रॉ मटेरियल है, लेकिन एक कंट्री को एक कंपैरेटिव एडवांटेज है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कि वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स का ज़्यादा फ़ायदा उठाती है क्योंकि वो चीज़ उसको चीपर या फिर लार्ज क्वांटिटी में मिल रही है। तो दूसरी कंट्री को इस चीज़ का कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो जाता है कि सेम प्रोडक्ट
दूसरी कंट्री के पर्सन को एक्सपेंसिव थिंग में मिल रही है। तो जब एक्सपेंसिव मिल रही है उसको चीपर से इंपोर्ट करना चाहिए, और जो चीपर रिसोर्स वाले हैं उनको यहाँ पे कंपैरेटिवली कॉस्ट कम पड़ रही है, एडवांटेज मिला है उनको, इस कारण से उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ का, जिससे उनकी कंट्री की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो। It is important to note that Heckscher-Ohlin agreed with this fundamental proposition only elaborated by explaining the factor which cause differences in comparative cost of commodities different regions और कंट्रीज़। अभी क्या बता रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा और सप्लीमेंटली तरीके से हेक्स्चर ओलिन ने बताया है कि हर कंट्री के अंदर एक फैक्टर इंडोमेंट होता है, और उस फैक्टर इंडोमेंट का यूज़ करके जो वो कंट्री एक एडवांटेज उठाती है, एक उस चीज़ की अबंडेंस यानी कि प्रचुरता मात्रा में गुड्स की अवेलेबिलिटी के कारण वो एडवांटेज उठाती है और उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो एक हेक्स्चर ओलिन ने इस चीज़ का एक मॉडल मेंटेन करा है, दैट स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज दैट अ कंट्री हैज़ वुड गिवन एडवांटेज प्रोड्यूसिंग रिलेटेड गुड्स। जिस कंट्री के पास जिस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा फॉर्म में नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उस कंट्री को एक एडवांटेज होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली गुड्स का उसी से रिलेटेड गुड्स का प्रोड्यूस कर सके। दिस इज कपल्ड विद लैंड कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स, और ये किसके साथ है, लैंड कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करता है। दिस मॉडल शो दैट अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स इट है और रिसोर्स इट हैज़ इन अबंडेंस। यानी कि क्या कहते हैं हेक्स्चर ओलिन, ये कहते हैं कि अगर कंट्री के पास किसी भी फैक्टर इंडोमेंट का या किसी भी गुड्स का या फिर रिसोर्सेज का अबंडेंस फॉर्म है, यानी कि ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी, तो वो एक्सपोर्ट करेगी, तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो एक तरीके से इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा है यहाँ पे, डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट and supplant the comparative cost theory but supplements it by offering sufficiently satisfactory explanation of what cost differences in company। यानी कि डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं करा एक तरीके से, लेकिन उनकी जो पुरानी थ्योरी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, डेविड रिकार्डो की, इन लोगों की थ्योरी को इन्होंने एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। मतलब उसका एक सप्लीमेंट फॉर्म है ये जो थ्योरी है कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके जो अबंडेंस फॉर्म में, और थ्योरी भी ये कहती है इनकी एचओ थ्योरी कि अबंडेंस फॉर्म में जो चीज़ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और जो चीज़ अबंडेंस फॉर्म में नहीं है उस चीज़ को इंपोर्ट करे, जिससे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी तरीके से चले। तो ये मॉडल बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री फॉर्म में कंपैरेटिव कॉस्ट के अंदर। यानी कि रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट बताया है, लेकिन रिकार्डो के कंपैरेटिव कॉस्ट का सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एचओ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट various country regions are differently endowed with productive factors required for production of goods. Some countries possess relatively more capital, some relatively more labor, some relatively more land. एग्जाम्पल जैसे कई कंट्री लेबर इंटेंसिव पर टिकी हुई है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि यूएस अगर देखा जाए, इंडिया देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव पर टिका हुआ है। इंडिया जैसी कंट्री लेबर इंटेंसिव पे इंडिया जैसी कंट्री लेबर इंटेंसिव पे, और अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा है। सपोज यूएसए कैपिटल इंटेंसिव पे अबंडेंस फॉर्म में, यानी कि बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। अब क्या करना चाहिए, इंडिया को यहाँ से ये चीज़ यहाँ यूएसए पहुँचानी चाहिए, जिससे वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रॉपर्ली यूज़ करा जाए, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस फॉर्म में, और यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इंडिया में पहुँचाना चाहिए, जिससे क्या होगा, इंडिया में मशीन्स टेक्नोलॉजी न्यू, तो ये क्या होगा, बैलेंस लेकर आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसलिए इसको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी कहा गया, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा गई इसलिए। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जिस चीज़ की, ये थ्योरी क्या कहती है, जिस चीज़ की आपके पास अबंडेंस है, एचओ थ्योरी ये कहती है जिस चीज़ की आपके पास अबंडेंस है उस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो कोई फैक्टर हो, ये इन्होंने बताया रखा है। तो कई कंट्री के पास लैंड
या कई कंट्री के पास कैपिटल तो किसी कंट्री के पास लेबर ज़्यादा होता है। तो फैक्टर विच इज़ रिलेटिवली अबंडेंट इन अ कंट्री विल टेंड टू हैव लो प्राइस। ऑब्वियसली जो फैक्टर अबंडेंट फॉर्म में होगा यानी लार्ज क्वांटिटी फॉर्म में होगा उसकी लो प्राइस रहेगी उस कंट्री में, उसको एक फ़ायदा मिलेगा। दूसरी कंट्री जहाँ पे स्कार्स है यानी कि उस चीज़ की कमी है वहाँ पे हाई प्राइस पे बेचने का। इससे क्या होगा, एक तरीके से बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट होगा। और ये एक तरीके से देखा जाए तो फैक्टर इंडोमेंट ही फैक्टर प्राइस का इंटीमेटली एसोसिएट करता है। यानी कि क्या कहते हैं ओलिन कि अगर हमारा फैक्टर इंडोमेंट अच्छा है तो हमारी फैक्टर प्राइस भी अच्छी होगी, जिससे हम उस प्राइस से बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। So last conclusive form, Heckscher-Ohlin model maintain the specific natural resource that a country has would give an advantage in producing related goods. This coupled with land, capital, human resources. So this model show that a country will export. ये conclusive form है इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की abundance form है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। यही हेक्सचर-ओलिन थ्योरी के एक मेन प्रिंसिपल है इस मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, कि नेचुरल रिसोर्सेस हर कंट्री में होता है लेकिन कोई भी कंट्री एक स्पेसिफिक रिसोर्स को लेकर चलती है जिसमें वो अबंडेंस फॉर्म उसके पास एक एडवांटेज होता है और उससे गुड्स ज़्यादा बनाती है, चाहे वो लैंड के फॉर्म में हो, कैपिटल हो, नेचुरल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स हो, तो इनका यूज़ करके वो एक्सपोर्ट करती है। और यही HO थ्योरी कहती है कि एक्सपोर्ट उसी चीज़ का करना चाहिए जिस चीज़ की हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवांटेज है वो अवेलेबिलिटी के फॉर्म को लेकर। सो हमने बात करी इस वीडियो में हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अदर थ्योरी के बारे में। थैंक यू।